सबसे रहस्यमय हिंदू राजा पुष्यमित्र शुंग फिर जिंदा हो गए हैं। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने, बौद्धों को सताया किसने। मौर्य वंश के बाद सत्ता में आए पुष्यमित्र शुंग पर आरोप है कि जिम्मेदार वो हैं। ये पहली बार नहीं है। इसको लेकर संसद में ओवैसी और निशिकांत दुबे भी भिड़ चुके हैं। ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्यमित्र संगा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्यमित्र संगा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? मौर्य काल और गुप्त काल के बीच का शुंग कालखंड भारत के इतिहास के सबसे अंधेरे पन्नों में शुमार है, क्योंकि इस अवधि की बहुत सटीक जानकारी लिखित या अभिलेखों में नहीं मिलती है। अनुमान ज्यादा हैं, इसलिए कथाएं भी ज्यादा हैं। लगभग सभी शुंग वंश खत्म होने के बाद लिखी गई हैं। बौद्ध स्रोतों अशोकावदान और दिव्यावदान में पुष्यमित्र की एक अलग छवि दिखती है। वहीं कुछ इतिहासकार पुष्यमित्र को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या पुष्यमित्र शुंग ने हकीकत में 84,000 बौद्ध मठों को खंडहरों में बदला था? तो ये कहानी शुरू होती है मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ से। सबसे पहले जरा मौर्य वंशावली को थोड़ा समझ लेते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद बागडोर उनके बेटे बिंदुसार और फिर उनके बेटे अशोक के हाथों में आई। मौर्य वंश का यह स्वर्णिम काल था। 184 से 187 ईसा पूर्व बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए। यहीं पर पुष्यमित्र की एंट्री होती है। ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र एक परेड के दौरान बृहद्रथ की हत्या करते हैं और यहां से शुंग वंश की शुरुआत होती है। करीब 1 शताब्दी तक यह वंश मध्य भारत पर राज करता है और इस दौरान बौद्ध धर्म का हिंदुस्तान में प्रभाव बहुत तेजी से घटता है। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? उन्होंने क्या बौद्धों पर अत्याचार किए? शुंग राजवंश और पुष्यमित्र के बारे में अधिकतर जानकारी सालों बाद में लिखे गए पुराणों से मिलती है। ज्यादातर कहानियां 300 साल बाद की हैं। गुप्त वंश में लिखे अशोकावदान और दिव्यावदान में पुष्यमित्र की बहुत क्रूर छवि दिखाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें पुष्यमित्र को ब्राह्मण न बताकर मौर्य वंश से ही जोड़ा गया है। इन दोनों बौद्ध स्रोतों का दावा है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों को सताया और उनके मठों और पूजा स्थलों को नष्ट किया। दिव्यावदान में तो दावा है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध भिक्षु के सिर के बदले स्वर्ण मुद्राएं देने का ऐलान किया था। पुष्यमित्र के एक दूसरे पहलू का जिक्र भी आता है। रोमिला थापर की इस किताब में क्या है? जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर अपनी किताब अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन टू एडी 1300 में लिखती हैं, पुष्यमित्र ने मौर्य सेना का नेतृत्व करते हुए मौर्यों के अंतिम शासक की हत्या की और सिंहासन हथिया लिया था। थापर लिखती हैं, बौद्ध स्रोत दावा करते हैं कि पुष्यमित्र ने बौद्धों को सताया और उनके मठों और पूजा स्थलों को नष्ट किया। ये एक अतिशयोक्ति हो सकती थी, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि शुंग क्षेत्र में बौद्ध स्मारक उस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे और उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा था। हालांकि वो जोड़ती हैं कि सांची के स्तूप और कौशाम्बी के मठ को हुए नुकसान का संबंध शुंग काल से ही है। वो पुष्यमित्र के 2 अश्वमेध यज्ञों को उनके शासन काल में ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिए जाने से भी जोड़ती हैं। हालांकि कालिदास रचित मालविकाग्नि मित्रम में पुष्यमित्र की अलग छवि है। क्या पुष्यमित्र ने यवनों से मिलने पर बौद्धों पर अत्याचार किए? पुष्यमित्र ने जब सत्ता संभाली उस समय यवन खैबर तक बढ़ चले थे। युग पुराण के मुताबिक यवन साकेत यानी आज के अयोध्या और कुसुम ध्वज यानी पाटलिपुत्र तक आ चुके थे। इसके बाद वो वापस लौट गए, जिस पर पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। कुछ कहानियां ये भी हैं, यवनों से मिलने के कारण पुष्यमित्र बौद्धों से भारी नाराज हुए और उन पर हमले किए। हालांकि इसका भी इतिहास में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर नालंदा को किसने जलाया? नालंदा दुनिया में ज्ञान के केंद्र के रूप में विख्यात था। नालंदा की ये सुनहरी कहानी 5वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक चली। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 1193 तक करीब 10,000 विदेशी अध्ययन करते रहे।
बाद में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने उसे तबाह किया। इतिहासकार बताते हैं कि विश्वविद्यालय पर जिस समय हमला किया गया उस समय उसकी लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थी जो जल गईं। तो नालंदा पर हमले का पुष्यमित्र कनेक्शन दूर दूर तक नहीं दिखता, क्योंकि यह वंश उससे कई सौ साल पहले ही खत्म हो चुका था। अब आपको बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग की जानकारी मिलती कहां से है। शुंग वंश खत्म होने के बाद गुप्त वंश में 4 पुराण वायु, ब्रह्मा, भविष्य और मत्स्य लिखे गए। इनमें पुष्यमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास की मालविका अग्निमित्र में भी पुष्यमित्र शुंग का जिक्र आता है। ये पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। शुंग वंश के करीब 800 साल बाद लिखे बाण भट्ट के हर्षचरित में भी पुष्यमित्र शुंग का जिक्र है। इसमें शुंग का जिक्र ऐसे अनार्य सेनानी के तौर पर है जिसने बृहद्रथ की हत्या की थी। युग पुराण बताता है कि पुष्यमित्र का दिल मद्र देश की सुंदरी पर आ गया था। शुंग उसके लिए युद्ध लड़ते हैं और मारे जाते हैं, जबकि दिव्यावदान दूसरी सदी में लिखा गया, यानी पुष्यमित्र की मृत्यु के करीब 300 साल बाद। अब आपको बताते हैं कि पुष्यमित्र का राज्य कहां तक था। बौद्ध स्रोत पुष्यमित्र की सीमा को जालंधर से मगध अंग प्रदेश तक बताते हैं। पौराणिक स्रोतों में उनके राज्य के विस्तार को कौशल और मगध तक ही बताया जाता है। तो क्या पुष्यमित्र मौर्य वंश से थे? बुद्ध स्रोत अशोकावदान के अंग्रेजी अनुवाद द लीजेंड्स ऑफ किंग अशोक के आखिरी पाठ में पुष्यमित्र का संबंध मौर्य वंश से जोड़ा गया है। इसमें लिखा गया है कि अशोक के पुत्र बेटे कुणाल और कुणाल के बेटे संपादिन और संपादिन का बेटा बृहस्पति और बृहस्पति के बेटे पुष्यमित्र